हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज के सेशन की हम बात करें। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सेशन में हम हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। तो यार देखो, अगर मैं बात करूं, अभी एग्जाम काफी दूर है ना। आपके मन में सवाल भी आएगा, सर इतनी जल्दी काहे ले आए, अभी तो काफी दूर है, टाइम बहुत ज्यादा है। यही तो होता है ना आपका हमेशा। तो बेटा टाइम की ना सबसे अलग बात पता है क्या है कि टाइम ना किसी के लिए रुकता नहीं है। आप भले रुक जाओ, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम ऐसे चलता रहेगा, टाइम निकल जाएगा, फिर आप कहोगे काश कर लिया होता। तो ये नौबत ना आए, इसलिए सेशन लेके आया हूं मैं आज का। अच्छा, इस सेशन में हम क्या जानेंगे, तो हम हाफ ईयरली एग्जाम्स के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब सोच के देखो, ये जो एग्जाम्स होते हैं वो जुलाई अगस्त के महीने में होते हैं। और अगर हम इन एग्जाम्स की बात करें तो आपके स्कूल वाले बनाते हैं एग्जाम्स और होते हैं, फिर आपके होता है ना कुछ परसेंटेज जुड़ता है, तो वो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। लेकिन ये एग्जाम अपने आप में क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसका एक रीजन है, पता है क्या? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को दिखाते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को लेके कितना सीरियस हो। कुछ बच्चे होते हैं ना, एग्जाम के 2 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि 90 प्लस 95 प्लस नहीं आई। तो बेटा जितने भी 95 प्लस जो बच्चे होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से सीरियस होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक रियल जो होता है ना, एक मिरर जो होता है, एक चेहरा जो होता है, कि होता है ना एक औकात होती है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, देख लो ये, है ना। अगर ऐसे पढ़ते रहे ना तो बोर्ड एग्जाम जो मेन एग्जाम होंगे ना वो भी ऐसे होंगे। तो उसकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए होता है ना कि हमें टाइम टू टाइम अपने आप को जज करना पड़ता है यार। अपने आप को तो हम जज कर ही सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करे, लेकिन हाँ हम खुद को जज कर सकते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम जज करने के लिए एग्जाम्स बहुत जरूरी होते हैं। ये आपको ना एक रियल आईना दिखाते हैं कि भाई ये देखो, ये है तुम्हारा आईना। अगर इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। तो इस वजह से जो एग्जाम्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्या क्या करना है हमें, क्या क्या नहीं करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पीपीटी नहीं है यार, जैसे ऐसे ले आए हैं, थोड़ा समझना है, शब्दों पे जाना थोड़ा सा। अब पहली चीज क्या होती है यार, नो योर सिलेबस। अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मैं क्लास 10th में था ना, मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि वो कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी चलती है सारे बोर्ड्स में, हाँ एनसीईआरटी सीबीएसई में चलती है, और जो लोकल बोर्ड्स है वहां पे भी 90% एनसीईआरटी फॉलो होती है। अब एनसीईआरटी में भी झोल है थोड़ा सा, कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो पुरानी वाली एनसीईआरटी होती है उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड टॉपिक जो है वो भी पढ़ने लगते हैं वो लोग। होता है ना, सेकंड हैंड बुक ले ली या फिर किसी सीनियर से पूछ लिया। अब भाई वो कोई सीनियर है, उसने 4 साल पहले 5 साल पहले 10th क्लास किया, तो वो जो अपनी पुरानी बुक्स देगा उसमें सिलेबस कुछ और होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो डिलीटेड नहीं है, आज के टाइम पर डिलीटेड है वो, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे, जैसे आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करो, चैप्टर बहुत बड़ा था पहले, अब उसमें बहुत सारे जो सिलेबस बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं। अब एक बात बताओ, अगर वो आप डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ोगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, लेकिन भाई देखो थोड़ा सा अगर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल आप बनो ना, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, आपको पहले एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी नॉलेज अच्छी बात है, आपको नॉलेज हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड, जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो पढ़ाई है ना, स्टडी जो है वो करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी ऐसा टॉपिक ना पढ़ो जो एग्जाम में ना आए, है ना। मैंने देखा है बच्चों को कि वो कुछ भी पढ़ने लगते हैं, लाइक कुछ भी उठा के। और ये हमेशा अगर लाइफ में ऐसे करते रहे ना, सिलेबस को आपने ठीक से एनालाइज नहीं किया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं। ऑल्दो फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, यूपीएससी दोगे, जेईई नीट वगैरह, तो उसमें ना सिलेबस को घुस जाओ सिलेबस के अंदर और एग्जैक्टली वही पढ़ो जो सिलेबस में है। तो जो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी जो है ना वो आपको पढ़नी है ना। कुछ नहीं करना, आपको गूगल करना है, कोई भी चैप्टर डाल दो और उसमें जो एनसीईआरटी आती है वो आपको पढ़नी है। जो एनसीईआरटी की पीडीएफ आती है ना, कोई भी चैप्टर डाल के, तो वो आपको पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड है, और आज के टाइम पर वो जो टॉपिक्स हैं सेम टॉपिक्स वो डिलीटेड है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो उससे अच्छा कुछ और पढ़ लो, सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहले क्या है भाई, नो योर सिलेबस, अच्छे से आप एनालाइज करो, पूरा सिलेबस देखो यार है क्या सिलेबस में, उसके बाद जो है आगे बढ़ने की कोशिश करो। और फिर क्या बनानी है, आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? पूरी एक लिस्ट बनानी है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स है, पूरी एक लिस्ट बना लो, है ना। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी होगी, मैं तो अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा पहले, साइंस हो गई, है ना, और मैथ्स हो गई। तो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इनकी पूरी लिस्ट बनाओ, और कौन से चैप्टर को आपको प्रायोरिटाइज करना है, किस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटाइज करना है, वो आपको पूरी डिटेल बना ली। मतलब पूरा एक आप बोल सकते हो, पूरा एक आपको या तो कॉपी पे, या फिर अगर आप पे लैपटॉप है तो आप शीट पे जो है पूरा सिलेबस जो है, आप चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, पूरा आप लिखना है आपको, और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, क्या कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं और कौन से नहीं है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, आप जहां कोचिंग पढ़ रहे हो, जहां कोर्स ले रखा है आपने, वहां पर भी जो है टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। पहली आपकी चीज होगी, सबसे पहली ड्यूटी है, मतलब कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना, पहला रूल ये है।
क्लियर हुआ। दूसरे में बात कर लेते हैं सेट और टारगेट। अब क्या होता है, मेन होता है टारगेट। देखो आपको हमेशा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्लास 10 की बात नहीं कर रहा, क्लास 10 तो बहुत छोटी चीज है यार, ये तो मतलब जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये तो मतलब क्या है कि आपकी एक होता है ना कि बोर्ड एग्जाम्स, पहले जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो है, इसके बाद देखो 12th में फिर जेई नीट, पता नहीं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो यहां से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। ये बस एक छोटा सा हिस्सा है। और इसकी हम बात करें तो यहां से आप ना थोड़ा सीख लो चीजें। और सबसे पहली चीज क्या है, टारगेट्स को सेट करो। कभी भी ऐसे ही मतलब किताब खोली पढ़ने लगे तो ऐसे कुछ नहीं होता, प्लानिंग होती है हर चीज की। प्लानिंग से चलोगे तभी जो है, आप क्लास 9th में होगी शायद, क्लास 9th में आप देखना जो जो टॉपर्स बच्चे होंगे उन्होंने प्लानिंग के साथ पढ़ा होगा। प्रॉपर टारगेट सेट करो पहले, है ना, कि आपको किस किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है, और मान के चलो आपका मैथ्स वीक है, साइंस वीक नहीं है उतनी, साइंस ठीक है आपकी स्ट्रॉन्ग है साइंस, या फिर साइंस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो ना। मान के चलो आप टारगेट सेट करो आप। और टारगेट का मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, टाइम टेबल की बात नहीं करना। मैं मान के चलो आपके 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर्स है। अब 15 चैप्टर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, मान के चलो लेट्स से, मतलब एक फिगर ले रहा हूं मैं। अब आपको मान के चलो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मान के चलो मई, है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब लेट्स से कि अगस्त में एग्जाम है, वो वेरी करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, वो आप देख लेना अपना। अब अपने हिसाब से टारगेट फिक्स कर लो कि हमारे पास कितने महीने हैं, हमारे पास जो है 2 महीने, है ना। अब 2 महीने में आपको, है ना, 5, 6 जो भी सब्जेक्ट हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं। अब मान के चलो 15 चैप्टर्स है, पूरा मिला के बता रहा हूं, 15 चैप्टर्स है, मान के चलो 20 चैप्टर्स है, पूरा मिला के, पूरे सारे सब्जेक्ट मिला के, सारे सब्जेक्ट मिला के इतने चैप्टर्स हैं। तो आप सेट करो टारगेट कि क्या क्या करना है ना, किस किस तरीके से पढ़ना है। जैसे हम बात करें, एक महीने में 30 दिन होते हैं, है ना, और 15 चैप्टर्स हैं, है ना, और 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। तो मान के चलो अगर आप 15 दूनी 30, है ना, मतलब 2-2 दिन में अगर आप एक एक चैप्टर भी खत्म कर रहे हो तो 1 महीने में हो जाएंगे। लेकिन आपके पास पूरे दिन कितने हैं, 60 दिन है, तो 60 दिन के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लो। और रिवीजन का टारगेट रखो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एक टारगेट सेट करना है। मान के चलो 2 महीने बाद एग्जाम है और 15 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो उस हिसाब से पूरा आपको क्या बनाना है कि अपना गोल सेट करना है कि हम किस तरीके से चैप्टर्स को पढ़ें कि भाई आने वाले 2 महीनों में रिवीजन भी हो जाए और प्लस चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अपना टारगेट सेट करना। विदाउट सेटिंग ए टारगेट तो भाई यहां पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, गारंटी से कहता हूं। आप ऐसे ही पढ़ना शुरू करो, टारगेट कोई सेट मत करो, भले ही आप पूरा पढ़ लोगे ना, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ टारगेट। तो ये सारी जो चीजें वो करना सीखो, और ये ना आदत डालो, हैबिट में ले आओ। ये चीज हर काम को करने से पहले पूरा एक प्लान बनाओ, टारगेट बनाओ, और इस टारगेट को अचीव करने में ना अपना सब कुछ झोंक दो यार, मजा आएगा। सच में करके देखो एक बारी। और जब टारगेट अचीव होता है ना, तो उसको पाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो एक बार करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब तीसरा और आखिरी है, ज्यादा मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा। तीसरा और आखिरी क्या है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब क्या करनी है। अब मैंने फिर से वही बात आ जाएगी कि ऐसा नहीं है कि तुम कोई तरीका अपना ही नहीं रहे हो पढ़ने का। चैप्टर जैसे टीचर ने स्कूल में, मैंने देखा ना बहुत सारे बच्चों को कि सीधा जो है चैप्टर लिया और ना चैप्टर पढ़ा पूरा, और वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो टीचर करवा देता है तुम्हारे। अब तो नेट पे भी मिल जाते हैं, कोई भी साइट खोल के देख लो। उसमें सीधा जो है उसने क्या करना शुरू कर दिया, पूरा जो है आंसर लिखना आंसर देखना शुरू कर दिया, रटना शुरू कर दिया। तो भाई ये स्ट्रैटेजी मत रखना प्लीज। होता है ना, मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं, रट्टा बहुत अच्छा होता है ना उनका, चैप्टर ना पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, चैप्टर का ABC भी नहीं पता उन्हें, क्या करते हैं सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, उन्हें रट्टा मार लेते हैं। और ऐसे बच्चे जो है एग्जाम में लैग करते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम आप देखोगे ना, 10th का जो बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज क्या है, रट्टा नहीं मारना। दूसरी चीज क्या है कि स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करना है पहले, सबसे पहले देखो खुद से थोड़ा करना सीखो। एनसीईआरटी, ये क्या है, एनसीईआरटी, है ना। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये रामबाण है भाई, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो थोड़ा अलग है। तो आपको क्वेश्चंस के लिए दूसरी कोई पब्लिकेशन के लगाने क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, सोशल साइंस की या फिर इंग्लिश की बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो यहां पर ना आपको एनसीईआरटी को रामबाण मानना है यार। एनसीईआरटी के हटके कुछ भी नहीं आता यार। अगर आप देखो एनसीईआरटी इतनी डीप है ना, अगर आप हर बारी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हर बारी में आपको नया पढ़ने को मिलेगा। गारंटी से कहता हूं, एक बारी आजमा के देख लो। मैं अपने सब्जेक्ट की तो गारंटी देता हूं, सोशल साइंस की। सोशल साइंस में आप एक चैप्टर को पढ़ लो पूरा, और जब दूसरी बार पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से, मतलब और नई तरीके से समझ में आएगी, कुछ एडिशनल चीज मिलेगी आपको। तो एनसीईआरटी एक ऐसा कुआं है जिसका कोई अंत ही नहीं है यार। एनसीईआरटी का कभी अंत हो ही नहीं सकता, स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले बात क्या करनी है आपको, पहले खुद से रीडिंग करनी है। जब आप खुद से रीडिंग करोगे ना, मैं कहता हूं 5% समझ में आएगा, 6%, 7% समझ में आएगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद
उस पूरे प्रॉपर लेक्चर को, अब लेक्चर आप कहीं से भी देख सकते हो, आप मेरे लेक्चर देख सकते हो या फिर आप जिनको फॉलो करते हो उनको देख सकते हो, उनके लेक्चर देखो, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। यानी कि पहले आपको रीडिंग करनी है खुद, है ना, सेल्फ रीडिंग करनी है, सेल्फ रीडिंग। उसके बाद लेक्चर्स देखो, प्रॉपर डिटेल्ड लेक्चर देखो, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, तो वन शॉट मत देखना, अभी आपको अभी डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कहां से शुरू करोगे, तो एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगा। हाँ, अब क्या करना है, अब सर बीच में आप नोट्स तो खाए गए, नोट्स आपको देखो क्या करना है, देखो नोट्स आपके देखो स्कूल के टीचर ने बनवाए होंगे, जिससे ऑनलाइन आप पढ़ते हो वो भी कुछ ना कुछ करवाता होगा, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिलता होगा, प्लस आपकी खुद की जो स्किल्स है, मतलब होता है ना कि आप नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, उसमें कोई भी अपनी जो होता है ना वर्नाक्युलर लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, आप अपने रीजनल डायलेक्ट का भी यूज कर सकते हो समझने के लिए, बस क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है। तो आप अपने नोट्स बनाओ, और वो भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना, मैं बोलूंगा शॉर्ट नोट, लॉन्ग तो सब बनवा देते हैं, शॉर्ट नोट्स, मतलब कि भाई एग्जाम है, एग्जाम से 1 घंटे पहले भी अगर आप देखो पूरे नोट्स समझ में आ जाए, एक एक 1.5 पेज के हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, दैट्स इट। और फिर क्या होता है, फिर एट द एंड क्या होता है, देखो एट द एंड प्रैक्टिस मैटर करती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अब जो बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस का मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस, आप सिर्फ मैथ्स और साइंस की प्रैक्टिस करते हो, साइंस में भी न्यूमेरिकल्स की, बाकी आप पूरा रट्टा मारते हो थ्योरीज में, ये करना छोड़ दो यार। सच में अगर आपको अच्छी अपनी अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना है ना, और बहुत अच्छे से आप लिखना चाहते हो, तो आप सोशल साइंस है, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनको भी लिखना शुरू कर दो, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्वेश्चन करते हो ना एनसीईआरटी के, तो क्वेश्चन वो खुद से प्रैक्टिस करो ना, पहले खुद जैसे कोई भी आपके थॉट्स तो होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, कहानी की तरह पढ़ा है पूरा चैप्टर, तो आपके खुद के कुछ ना कुछ तो थॉट्स होंगे उस क्वेश्चन को लेके, तो लिखो यार। मैं कहता हूं गलत लिखोगे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर आप देखना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये सारी चीजें करनी है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो आपको और अच्छे से याद होंगी वो चीजें, और अच्छे से रिटेन करके रख पाओगे, ठीक है ना। तो भाई ये था भाई आज का लेक्चर, हमारा आज का सेशन, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया ये, तो आई होप आपको सारी जो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीजों को फॉलो करके देखो यार, एक बारी गारंटी कहता हूं रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना, नानी बुआ के यहाँ जहां भी घुमाए हो ना, ठीक है यार, अब पढ़ना शुरू कर दो, क्लियर हुआ। और भाई एंड करने से पहले सेशन को, तो भाई आपको पता है अनअकैडमी का जो 25% ऑफ चल रहा है, इसको अप्लाई करके AP05 ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर आप सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, तो इनके प्लस कोर्सेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने इस सेशन को। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, ठीक है ना। चलिए तो भाई मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।